हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और आज की सीरीज के अंदर हम नेशनल इनकम के मेथड्स के ऊपर बात करने वाले हैं और उसमें से एक मेथड को हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर और उसे पूरा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो लास्ट क्लास जो हमारी थी वो बेसिक न्यूमेरिकल्स की थी, जहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को लेस करने से नेट आता है, या डोमेस्टिक इनकम में फॉरेन इनकम को ऐड करते हैं तो वो कैसे नेशनल इनकम बन जाती है। फैक्टर इन कॉस्ट के अंदर हम जैसे ही एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हैं तो मार्केट प्राइस बन जाती है। इसके कल हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे बच्चों, आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज नेशनल इनकम के अंदर हम लोग जो है 3 मेथड्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि 3 ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे आप जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स मतलब ये यहां पर समझ लेते हैं 3 अलग अलग तरीके हैं जिससे आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। उनका नाम है, जैसे अगर आप नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। अब सर इनकम मेथड क्या होता है? तो देखो बेटा, इनकम मेथड मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनकी नेट इनकम क्या है, उस नेट इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे और हमारे जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन सब की नेट इनकम को अगर हम प्लस कर देंगे तो उससे जो है हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहां पर इनकम मेथड है तो हम यहां पर लोगों की इनकम से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ हमें इनकम लेना है और बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ इनकम कितनी जनरेट हो रही है और कैसे कैसे जनरेट हो रही है और कौन सी इनकम को इसमें कंसीडर किया जाएगा उसको ही हम यहां पर ऐड करेंगे और उससे ही हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे बेटा। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब खर्चों से भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, कि हम खर्चों से भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि लोगों के खर्चे अगर हम जोड़ें तो उससे भी नेशनल इनकम निकल जाएगी। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर खर्चों से कैसे? तो देखो बेटा, हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जब करते हैं जब हम उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, अब जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करने की डिमांड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उसको खरीदने के लिए खर्चा भी करेंगे। तो क्या किसी के खर्चे से आप उसकी इनकम का अंदाजा नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। इसको समझाने के लिए एक चीज समझो आप कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है, वो एक बहुत बड़ा जो है घर ओन करता है, उसमें बहुत सारे नौकर वगैरह काम करते हैं, उसके पास बहुत सारी कार्स हैं, उन सब में ड्राइवर्स हैं। ठीक है ना, तो आपको पता लग रहा है ना ये अपने घर के अंदर कितना खर्चा कर रहा है। तो क्या आप ये नहीं पता लगा सकते कि यार ये इतना महीने का खर्चा कर रहा है, तो उसके खर्चे से पता लगा नहीं लगा कि यार ये इतना खर्चा करता है तो कमाता कितना होगा? हम नॉर्मली ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे आसपास में कोई अगर जबरदस्त खर्चा कर रहा हो अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए या किसी चीज के लिए तो हम उससे पता लगाते हैं ना यार ये इसी चीज में इतना पैसा खर्च कर देता है तो सोचो ये कितना कमाता होगा। इज दैट क्लियर? तो हम लोग लोगों के खर्चों से भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट एक और मेथड है बेटा जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड, आप इसको बोल सकते हो। अब ये क्या होता है सर? देखो बच्चों, लोग डिमांड करते हैं, लोग डिमांड जब करेंगे जब वो खरीदने में सक्षम हो। ठीक है ना, अब लोगों ने डिमांड किया है तो लोग खर्चा भी करेंगे खरीदने के लिए। तो कोई ना कोई तो मार्केट में ऐसा होगा ना जो उन प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में लेकर आएगा। तो जितनी ज्यादा डिमांड आ रही है उतना ही वो प्रोडक्शन करेगा। राइट बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि डिमांड कम आ रही हो फिर भी प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जितनी डिमांड आती है वो देख लेता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी डिमांड आती है मार्केट में, तो वो उसके अनुसार उसकी डिमांड उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा बेटा, या उसके अनुसार उसका प्रोडक्शन करेगा। राइट बेटा, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रोडक्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम को? भाई अगर कोई कंपनी महीने का 1000 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है किसी भी गुड्स का,
तो बेटा वो 1000 से ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो माल बिक रहा होगा तभी तो उसका प्रोडक्शन हो रहा है। अगर वो माल नहीं बिकता तो उसका प्रोडक्शन क्यों होगा बेटा? इज दैट क्लियर बेटा? तो हम लोग प्रोडक्शन मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से या वैल्यू एडेड मेथड से या आउटपुट मेथड से, तीनों उसी के नाम है, ठीक है ना, इनसे हम नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? तो मैंने 3 मेथड्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया बेटा, ठीक है। आज जो हम लेने वाले हैं वो नेशनल इनकम हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम मेथड से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास में ये देखो, पहले तो मैं बता देता हूं कि नेशनल इनकम 3 मेथड से कैलकुलेट होता है बेटा, जिसमें इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड, ये तीनों इसी के नाम है बेटा। इन 3 तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर बेटा हम लोग इनकम मेथड लेने वाले हैं। ये इनकम मेथड का एक चार्ट है, ठीक है। तो ये आपकी इनकम मेथड है और मैं यहाँ पर आप लोगों को 1 बाय 1 सभी के बारे में समझाता हुआ चलूंगा बेटा, ठीक है ना। अगर आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो नेशनल इनकम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होता, इसमें पहले कुछ चीज आपको निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर वही बेसिक जो हमने न्यूमेरिकल किए थे उसके थ्रू ही हम लोग जो है नेशनल इनकम मतलब एनएनपी-एफसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 तरह की अलग अलग इनकम को लिया है हमने। यहाँ पर क्या लिया बेटा? 3 अलग अलग तरीके के, क्योंकि देखो इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि किस किस प्रकार की लोग इनकम जनरेट करते हैं। तो हमने क्या करा, 3 प्रकार की अलग अलग कैटेगरी बनाई जहां से लोग इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है बेटा। उसमें से पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा है बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके समझते हैं, बट इसको समझने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं बेटा, जब भी हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो नेशनल इनकम डायरेक्टली नहीं आएगा, हमारे पास आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब हमारे पास में हमारे देश की नेट इनकम आएगी फैक्टर कॉस्ट पर, उसमें कोई भी टैक्स ऐड नहीं रहेगा, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं रहेगा, नहीं तो मार्केट प्राइस हो जाएगी। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये जो इनकम मेथड है ना, ये हमें ये बताता है फैक्टर कॉस्ट के जरिए कि ये एग्जैक्ट वो इनकम है जो हमारे देश के लोग हमारे ही देश के अंदर से जनरेट कर रहे हैं। इसमें विदेशी नहीं है बेटा इनकम, ठीक है ना, डोमेस्टिक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। तो दोबारा मेरी बात सुनो, इनकम मेथड से इन तीनों चीजों को प्लस करने पर जो इनकम आती है उस इनकम को कहते हैं नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब एक ऐसी इनकम जो लोग एक्चुअल में कमा रहे हैं और अपने ही देश में रहकर ही कमा रहे हैं, या अपने ही देश से ही जनरेट करके कमा रहे हैं, विदेश की कोई इनकम इसमें नहीं है। डोमेस्टिक मतलब क्या है, जिस देश के आप निवासी हो वहीं रहकर वहीं से पैसा जनरेट कर रहे हो, उसे डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। और मेरी कितनी इनकम है ये मैं फैक्टर कॉस्ट पे बताऊंगा बेटा, मार्केट प्राइस पर नहीं बताऊंगा। मार्केट प्राइस में तो फिर गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो भी आ जाएगा। तो मेरी इनकम कैसे पता लगेगी? फैक्टर कॉस्ट से पता लगेगी, क्योंकि मैंने कल भी इसके बारे में समझाया था कि फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड रहता है, लैंड रहता है, लेबर रहता है, कैपिटल रहता है, एंटरप्रेन्योर रहता है। तो लैंड का आता है इनकम रेंट के रूप में, लेबर की इनकम आती है वेजेस के रूप में, ठीक है ना, कैपिटल की इनकम आती है इंटरेस्ट के रूप में, एंटरप्रेन्योर की इनकम आती है प्रॉफिट के रूप में। तो ऑलरेडी हमारी जो इनकम है वो फैक्टर कॉस्ट में एडेड है। तो मुझे ऐसी इनकम बतानी है फैक्टर कॉस्ट वाली जो मैं खुद कमाता हूं, गवर्नमेंट का अभी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। और नेट मतलब यहां पर मेरे को डेप्रिसिएट हटा के अपनी एग्जैक्ट इनकम बतानी है। और डोमेस्टिक से मतलब यहां पर यह है कि मैं अपने ही देश के अंदर रहकर अपने ही देश में से अपनी जो इनकम जनरेट कर रहा हूं उसे डोमेस्टिक कहेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको मेरी बात अच्छे समझ में आई होगी बेटा। तो इसके अंदर आप देखो बेटा, इसमें पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इनकम का पहला कैटेगरी क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब ये क्या होता है? तो ऐसे लोग
जो वेजेस एंड सैलरी से पैसे कमाते हो बेटा, कंपनशिएट किया जाता हो। पहले वो कोई काम करते हो, फिर बदले में उनको पैसा मिलता हो। अब पैसा किस रूप में मिलेगा बेटा? अगर आप किसी के पास काम करोगे तो वेजेस के रूप में, सैलरीज के रूप में, ऐसे आपको पैसा मिलेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को भी डीपली समझना है हमें कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम क्या क्या ले सकते हैं। अब मैं यहां पर आपके दो कंफ्यूजन दूर करूंगा। पहला कंफ्यूजन ये है बेटा कि अगर मुझे क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है तो इसके जो दो पार्ट हैं, एक पार्ट है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, एक है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इन दोनों को अवॉइड करना है क्योंकि मेरे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब इन दोनों का ऑलरेडी मेरे पास टोटल है, तो मैं इसी टोटल का ही यूज करूंगा नेशनल इनकम को या एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? अब अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, तो दो चीजें दिखेंगी आपको, और दो नहीं दिखेगी तो उन दोनों में से एक चीज दिखेगी। ठीक है ना? अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो आगे बेटा वेजेस एंड सैलरीज, वो आपको लेना है क्योंकि कंपनशिएट कर रहे हो ना आप। कंपनशिएट का मतलब क्या हो गया? कोई व्यक्ति आपके पास काम करेगा पहले, फिर बाद में आप उसको महीने के आखिरी में उसको वेजेस या सैलरी के रूप में उसको पैसे दोगे, तो ये हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब मैं अगर किसी फैक्ट्री का ओनर हूं तो मेरे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी के सभी मेरे एम्प्लॉयज हैं और मैं उनका एम्प्लॉयर हूं। ठीक है ना? तो वो सारे के सारे मेरे पास काम करते हैं, पूरे महीने काम करते हैं, फिर मैं उन्हें वेजेस और सैलरीज देता हूं, तो इसी को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वेजेस एंड सैलरी वो भी इन कैश आएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब इसका मतलब क्या होता है सर? तो देखो बेटा, आप ऐसे समझो कि मेरी एक गांव के अंदर जो है एक फैक्ट्री है कपड़े बनाने की। ठीक है, मैं वहां पर कपड़े बनाता हूं और मेरे पास में बहुत सारे गांव के लोग काम करते हैं। ठीक है, मैं उनको महीने की तनख्वाह भी देता हूं, बट मैं उनके फ्यूचर को लेकर भी बड़ा चिंतित रहता हूं क्योंकि देखो इंसान है तो बीमारी भी हो सकती है, ठीक है ना, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में मेरे एम्प्लॉइज परेशान ना हो क्योंकि वो इतना पैसा जनरेट नहीं कर पाएंगे कि वो महीने भर तक घर पर बैठकर खा सकें। उनको रोज काम करना पड़ेगा, अगर उनके साथ में कोई हादसा हो जाता है तो वो घर पे नहीं बैठ सकते। ठीक है ना? अब मजबूरन घर पे बैठना पड़ जाए तो इसलिए मैं क्या करता हूं, उनको सैलरी देने के बावजूद भी मैं उनके लिए क्या करता हूं, थोड़ा थोड़ा पैसा फ्यूचर के लिए जोड़ता हूं किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर पैसा लगाकर, ताकि कल को अगर वो उनके साथ में कोई बीमारी का हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मैं उनको वहां से क्लेम दिलाकर वो पैसे उनको मैं दे सकूं, ताकि वो उनको पैसों को लेकर परेशानी ना है। तो इसको कहते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कि मैं अपने पास में जो लोग काम कर रहे हैं उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब गवर्नमेंट की किसी स्कीम में इंश्योर करा देता हूं, ताकि कभी उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो वहां से उनको पैसा मिल जाए और वो थोड़े से सिक्योर्ड हो जाएं। तो ऐसे पैसे को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहते हैं बेटा। और ये दोनों, और ये इसमें जो हम पैसा जोड़ रहे हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट माना जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? इसके अंदर आपको एक चीज इग्नोर करनी है कि एम्प्लॉय, वो ऊपर वाला एम्प्लॉयर तो ऐड करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में एम्प्लॉयर वाला ऐड करना है, बट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये ऐड नहीं करते, इसको इग्नोर मारना है बेटा। अब आप बोलोगे सर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है बेटा? तो देखो बेटा, एक तो मैं अपनी इच्छा से अपने ही पास से जोड़ रहा हूं उनके लिए पैसे, एक मैं अपने एम्प्लॉय से कहूं कि देखो भैया तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपए है, ठीक है, बट इसमें से मैं हर महीने 1,000 रुपए काटूंगा और उस 1,000 रुपए को मैं जो है एक कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो बहुत सिक्योर हो, और जनरली गवर्नमेंट की स्कीम सिक्योर रहती है बेटा, उसमें तुम्हारे 1,000 रुपए धीरे धीरे करके हर महीने डालूंगा, जिससे क्या होगा कि जब भी तुम रिटायर होगे तो तुम्हें एक पेंशन फंड मिल जाएगा। इज दैट क्लियर?
तो तुम जब काम नहीं करोगे, रिटायर हो जाओगे, तो तुम्हारे पास पैसे आते रहेंगे, उससे तुम्हारी जीविका, लाइवलीहुड्स चलती रहेंगी। तो इसको कहते हैं, अब यहां पर एम्प्लॉयर ने क्या करा, एम्प्लॉय के पैसे में से पैसे काटे, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम पार्ट नहीं होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। इज दैट क्लियर बच्चों? तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पूरी तरीके से समझ में आ गया। तो बेटा देखो, अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं है तो आपको क्वेश्चन के अंदर वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम ढूंढना है। दोनों मिल गए, दोनों की वैल्यू को प्लस करो, आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ गए। दोनों में से एक भी गिवन है तो बेटा आप कुछ कर नहीं सकते। मान लो वेजेस एंड सैलरी गिवन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं है, तो वेजेस एंड सैलरी जो भी होगा वही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहलाएगा। बट कभी भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऐड मत कर देना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए बेटा। इज दैट क्लियर? ये एक साइड कवर होगी बेटा आप लोगों की। अब आते हैं बेटा ऑपरेटिंग, हमारी दूसरी इनकम में। ये एक कैटेगरी खत्म हो गई बेटा, जहां पर हम लोग कहीं पर काम करते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं वाली कैटेगरी खत्म हो गई। अब दूसरी आती है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये वो प्रकार के लोग होते हैं बेटा जो, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उनकी वेजेस हटा दी हमने भाई, जैसे वहां पर क्या कहते हैं, वो किसी फैक्ट्री को ऑन करते हैं, वहां काम करते हैं, वहां पर प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा, ठीक है ना। और प्रोडक्ट बनाने के बाद में जो पैसा आता है पूरे साल भर में, उसमें से वेजेस एंड सैलरी को बांटने के बाद जो पैसा बच जाता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस। सिर्फ वेजेस को हटाने के बाद जो बचता है ना, वो ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में भी दो पार्ट्स होते हैं बेटा। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होती है हमारी इनकम जनरेट हो रही है हमारी प्रॉपर्टी से, और एक इनकम जनरेट हो रही है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप से। अब इसका क्या मतलब है सर? तो देखो बेटा समझते हैं इसको भी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपके पास कोई प्रॉपर्टी बेटा जिसको आपने किराए पर दे रखा है, तो वहां से आपके पास किराया आ रहा है, तो वो जो किराया रेंट आपके पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा है। आपने बहुत सारे लोगों को जो है लोन पर पैसे दे रखे हैं, तो वो लोग आपको हर महीने इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आपकी इंटरेस्ट के जरिए, ब्याज के जरिए आपकी इनकम जनरेट हो रही है, तो ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है बेटा, जो कि एक्चुअल में ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाता है। तीसरा है रॉयल्टी। अब बहुत से पूछेंगे सर ये रॉयल्टी क्या मतलब होती है? तो देखो बेटा इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि मान लो कोई सुरेश नाम से बंदा है, उसने एक म्यूजिक बनाया और उसको कंपोज किया, और वो म्यूजिक बहुत पसंद आता है लोगों को। तो ऐसे ही कोई रेडियो स्टेशन था, उसने सुरेश से परमिशन मांगी कि भाई हम क्या आपका ये गाना हमारे रेडियो स्टेशन पर चला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गाना बड़ा फेमस है, तो अगर इसको मैं अपने स्टेशन पे चलाऊंगा तो मेरे पास में बहुत सारे लोग सुनने आएंगे, तो मेरा चैनल चल पड़ेगा। तो सुरेश ने कहा हाँ ठीक है चला लो, कोई इशू नहीं है, बट जितनी बार आप मेरे गाने को अपने स्टेशन पर चलाओगे उतनी बार आपको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। सुरेश ने बोला आप मुझे पैसे दोगे जितनी बार भी आप अपने इस रेडियो स्टेशन पर गाना चलाओगे। तो हमने कहा ठीक है। अब उससे जो इनकम जनरेट हो रही है सुरेश की, उसे रॉयल्टी बोला जाएगा, और रॉयल्टी भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आपने कोई ऐसी चीज बना दी, अब वो आपको कमा कमा के दे रही है, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। लैंड आपने परचेस कर लिया बेटा, अब वो आपको कमा कमा कर दे रहा है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आपके पास ढेर सारे पैसे थे, आपने उन पैसों को लोन पर देना स्टार्ट कर दिया, अब उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो बेटा वो आपने अपनी चीजों को काम पे लगा दिया, वो कमा के दे रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गया बेटा। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तीन चीजें आती हैं बेटा। क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? आई होप आपको यहां तक ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अब सबसे पहले समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो कोई भी एक छोटा सा आइडिया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक सीता नाम से एक लड़की है, ठीक है ना, वो पैनकेक्स बड़ा अच्छा बनाती है। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है ना। वो पैनकेक्स बड़ा अच्छा बनाती है, तो जब भी घर में कोई आता है वो पैनकेक बनाकर खिलाती है, लोगों को बड़ा पसंद आता है उसके घर में। तो ऐसे उसको बैठे बैठे आइडिया आया कि क्यों ना मैं खुद का एक बेकरी का जो है एक बिजनेस स्टार्ट करूं, जहां पर मैं पैनकेक्स वगैरह पेस्ट्रीज वगैरह बना के लोगों को बेच
बेचूं और बिजनेस बनाऊं अपना, तो उसके लिए वो बेटर प्लानिंग कर रही है, ऐसे ऐसे फ्लेवर्स लेकर आ रही है जो आम तौर पर दूसरे शॉप्स नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए वो बड़ी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स बनाती है और बहुत अच्छी प्लानिंग करती है और उसके बाद अपना बिजनेस सेटअप करती है। तो इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इज दैट क्लियर बेटा? अब एंटरप्रेन्योरशिप में भी तीन चीजें होती हैं बेटा, तीन तरीके से इनकम जनरेट होती है। पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। अब प्रॉफिट तो आप समझ गए होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब समझ गए होंगे ऐसा प्रॉफिट जो बांट चुके हैं, बट डिविडेंड मतलब क्या होता है? तो देखो बेटा, मैंने किसी कंपनी में पैसे लगाए, शेयर्स खरीदे उस कंपनी के, मतलब मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब वो कंपनी जो है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मुझे दे रही है, ठीक है ना, तो वो मेरे लिए डिविडेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? डिविडेंड कहलाएगा। तो शेयर्स पर जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ना, उसे डिविडेंड बोलते हैं, यूं समझ लो आप, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट बेटा जो आपने मतलब आपकी कंपनी ने कमा तो लिया है बट आपके साथ अभी तक बांटा नहीं है। रिटेन अर्निंग भी उसी को ही कहेंगे बेटा, ऐसा पैसा जो हमने अर्न तो कर लिया बट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है। तीसरा है सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स। जो जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पास में जो प्रॉफिट बचा है, उस प्रॉफिट में सबको देने के बाद में भी कंपनी के पास कुछ पैसा बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेविंग्स है। वो किसकी सेविंग्स है? प्राइवेट कंपनी की सेविंग्स है। तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर का हिस्सा कहलाएगा बेटा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स। ये भी क्या होते हैं बेटा? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? मेरी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ रही है बच्चों? चलो अच्छी बात, ठीक है। तो तीनों चीजें मैंने आपको समझाई, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। प्लीज बेटा हर बात ध्यान से सुनना, समझना। नेशनल इनकम बहुत आसान है, गलती हम यही करते हैं कि हम लोगों को जैसे समझ में आने लग जाता है तो ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया, आप स्किप करके आगे निकल जाते हो। तो ऐसी गलती मत करो, पेशेंस के साथ सुनते रहो, समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो फिर आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया, मतलब ग्रैंड टोटल आ गया, तो आपको दोनों चीजों को टोटल करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं तो इन दोनों होंगे, दोनों को प्लस कर देना। दोनों में से अगर एक भी होगा तो एक को प्लस करोगे तो भी ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी गिवन है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप भी गिवन है। बच्चे क्या करते हैं, दोबारा से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर को ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है ना, डायरेक्टली आप लोग जो है आंसर निकालो, वही आंसर है ऑपरेटिंग सरप्लस। लास्ट बेटा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अब ये क्या होता है सर मिक्स्ड इनकम? तो देखो बेटा, आप एक गांव के अंदर एक छोटा सा ढाबा चलाते हो, उस ढाबे में जो लैंड है वो भी आपका है, उस पर जो बिल्डिंग है वो भी आपकी है, ठीक है ना। वहां पर खाना भी आप ही बनाते हो, ठीक है ना। वहां पर लोगों को सर्व भी आप ही करते हो बेटा, मतलब आप अपने ढाबे पे सारा काम खुद ही करते हो। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं काम करवाने के लिए, सारा काम आप करते हो। तो आप एक टाइम पर लेबर भी हो, आपको लेबर भी नहीं देनी पड़ रही है, ना ही लैंड बिल्डिंग का किराया देना पड़ रहा है, कुछ नहीं देना पड़ रहा है। तो इन सब से जो इनकम जनरेट हो रही है उसमें से खर्चा तो कुछ नहीं हो रहा, वो सबकी ही इनकम है उसमें, और सबका ही आप काम कर रहे हो। तो ऐसी इनकम को मिक्स्ड इनकम कहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब होता है कि आपने खुद को ही काम दे रखा है और आप किसी और से काम नहीं कराते। तो जो आप अगर दूसरों से काम कराते तो अलग अलग पैसे बांटने पड़ते, वो सारे के सारे पैसे नहीं बांटने, सारे के सारे पैसे आपके हैं। तो ऐसी इनकम को मिक्स्ड इनकम बोला जाता है बच्चों, ठीक है। इसका कोई भी सब टोटल्स नहीं है बेटा, ये मिक्स्ड इनकम के नाम से आएगा। अगर ये क्वेश्चन में गिवन ना हो तो उसको जीरो कंसीडर कर लेना और बात यहीं पर खत्म हो जाएगी बच्चों। आपको मेरी बात यहां तक अच्छे समझ में आई कि नहीं आई बेटा? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप मेरे को, ठीक है ना। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर को भी ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर भी पूछ सकते हो बेटा। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। नेशनल इनकम का मैं कोई थ्योरी पार्ट आपको समझाना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा।
अगली क्लास के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि किस तरीके से नेशनल इनकम को इनकम मेथड के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। तो आशा करता हूं कि मैं आपके आज सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर कर पाया होऊंगा बेटा। अगर आपको अच्छे समझ में आया है बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करो और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।